पंथ तो दुनिया की समस्या है और लेफ्ट और राइट के बीच में पूरी दुनिया बटी हुई है। यह दक्षिण पंथ जब यूरोप देशों में आता है, पश्चिम में आता है, तो वो रेस का चोला ओढ़ करके आता है। हमारे भारत में वही सांप्रदायिकता का चोला ओढ़ लेता है। और हमारे यहाँ जो इसके लिए एक संगठन है, मजबूत सांगठनिक ढांचा बना रखा है आरएसएस ने। आरएसएस की विशेषता यह है कि वो तरह तरह के संगठन, हजारों हाथ उसके हैं संगठन है। उसमें एक विश्व हिंदू परिषद है। विश्व हिंदू परिषद नाम से ही ऐसा लगता है जैसे हिंदुओं का बिल्कुल ठेकेदार यही संगठन है। और हमारे यहाँ धर्म में भी मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, जगत गुरु और न जाने क्या क्या कह के तमाम अपना महंत और मठ सब बना करके, और एक ऐसा अपने अपने लोगों को वहां जाकर के ऐसा प्रोजेक्ट कर देता है कि जब उनका इकट्ठा वो लोग होते, और हमारे यहाँ उत्सव भी होते हैं, सारे उत्सव होते हैं, उसमें सामान्य रूप से जितने भी हिंदू हैं, सनातन धर्मी है, वो सब लोग इकट्ठा होते हैं। तो ये उसको ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं जैसे ये हमारे ही संगठन के लोग हैं, हमारे विश्व हिंदू परिषद के ही लोग हैं, और हमारे सारे धर्मात्मा लोगों के ही ये बसीभूत लोग हैं, और उसको लेकर के अपना फंक्शन करता है और उसी का ये फायदा उठाते हैं और ये अपने आप को प्रतिस्थापित करते हैं। और एक चीज और भी है कि ऐसे सारे संगठन जो है, ऐसा सारा आंदोलन बिना सत्ता के सहयोग के नहीं चलता है। सत्ता का सहयोग पहले भी चलता रहा है, सदियों पहले भी चलता रहा है और आज भी चलता रहा है। सत्ता के ही सहयोग से ये लोग ऐसा एक ढांचा, एक वातावरण बना देते हैं, एक मिथक ऐसा बना देते हैं कि उस पर जनता का विश्वास सदियों से चलता आ रहा है और आज भी चला आ रहा है। वही स्थिति धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी हमारे यहाँ है कि सिद्धियां लोग करते हैं, हमको सिद्ध हो गई। ये किसी को दुर्गा सिद्ध कर लेती है, कोई जोगनी सिद्ध कर लेता है कोई को। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा था कि हमको हनुमान जी की सिद्धि हो गई है, हनुमान जी हमारे अमर माने जाते हैं, हनुमान जी की सिद्धि हो गई है। अब हनुमान जी की सिद्धि हो गई तो केवल इनके नाम मात्र से हमारी यह जो भोली भाली जनता है, अपना लोग है, उनके यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गए और अपना इकट्ठा होना अपना शुरू हो जाते हैं। उस करके इसने जो अपना पूरा दुकान लगाया, वो दुकान को जब सत्ता का संरक्षण हुआ, फिलहाल मौजूदा सत्ता तो इनको खोज रही थी ऐसे सारे लोगों को, तो इसके चलते धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इतने कम उम्र में आकर के, और हमारे यहाँ क्या होता था कि कथा वाचन की एक परंपरा है, जनता भी सुनना चाहती है कि हमारे यहाँ धर्मों में क्या था, पुराणों में क्या था, गाथाओं में क्या था, तो उसके बहाने ये लोग कथा कहते हैं और उस कथा के माध्यम से लपेट करके अपनी चीजें परोस देते हैं और उसका राजनीतिक लाभ कैसे उठाया जाता है, ये इसका काम तो विश्व हिंदू परिषद करता है। तो उसमें ऐसे तमाम लोगों को, अजय सिंह बिष्ट को उठा करके नेपाल से, उत्तराखंड से ला करके हमारे उत्तर प्रदेश में उसको प्लांट कर दिया जाता है और एक मठ का महंत हो जाता है, और उसके बाद उसके प्रभाव क्षेत्र में आप उसको संसद में ला करके संसद बना देते हैं और आप उसको सीधे राजनीति में आप प्रक्षेपण कर देते हैं। ये सारी चीजें, और ऐसे तमाम अपने नेता हैं, ये धर्मगुरु लोग हैं, आप उनके साथ देखिए। और ऐसे विश्व हिंदू परिषद समर्थित या आरएसएस समर्थित जो हमारा राजनीतिक संगठन है, वो सब बिरादराना संगठन है, तो इन लोगों को उससे बहुत सहूलियत हो जाती है और जनता के हितों से अलग हट करके, उनकी भावनाओं का दोहन करके जुड़ने का इनके प्रयास मिल जाता है। ऐसी हालत में जाहिर सी बात है कि बहुत दिनों से तलाश चल रही थी, अपने आंतरिक संघर्ष भी होता है, आंतरिक संघर्ष का परिणाम है। और जब जनता आक्रोशित होगी, उसके तो आर्थिक विकास चाहिए, अपना रोजगार चाहिए, तो उधर से ध्यान भटकाने के लिए भी ऐसे लोगों को ये लोग तलाशते रहते हैं। तो अब हम चलेंगे एक बार फिर अरविंद श्रीवास्तव जी के पास। अरविंद श्रीवास्तव जी, क्या इसका काट जो हमारा तथाकथित राइट उधर हो गया तो लेफ्ट हो गया, लेफ्ट मतलब केवल कम्युनिस्ट पार्टियां नहीं होती हैं, जो प्रगतिशील धारा के लोग हैं, प्रगतिशील वैचारिकी के लोग हैं और अंधविश्वास से परे लोग हैं, क्या इनके पास इनका कोई काट निकालने का तरीका हो सकता है, या जो उनका सांगठनिक ढांचा है, जो उनका सांगठनिक स्ट्रक्चर है, उसको तो काट करेगा, आपका सांगठनिक ढांचा ही कर सकता है, संगठन ही कर सकता है। विचार की काट विचार करेगा, संगठन काट संगठन करेगा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इन लोगों के इस काट का कोई काट है इस वैकल्पिक विचारधारा के पास? देखिए, काट तो क्यों नहीं है, काट बिल्कुल है,
लेकिन मैं बड़े दुख के साथ मैं ये कहना चाहता हूं, और मुझको शायद ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि इसमें अगर ये जो सांप्रदायिक ताकतें और शक्तियां बढ़ रही हैं और इस तरह के लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें विपक्ष की भी एक भूमिका है। वो एक नकारात्मक भूमिका जिसको हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिक जहर को और सांप्रदायिक विभाजन को या नफरत को जितना गंभीरता से लेके और उसके खिलाफ जो लामबंदी होना चाहिए, जो जन अभियान चलाया जाना चाहिए, वो नहीं चलाया जा रहा है। ये बात आप नोट करिए कि सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के या कोई उसमें भाषणों में बोलने के थोड़ा बहुत, उसके अलावा विपक्ष ने कोई सड़क पे उतर के या जनता के बीच में जाके कोई प्रयास नहीं किया है लोगों को समझाने का कि ये सांप्रदायिक जहर आपके लिए जो मीठा जहर है, जो आपको ले डूबेगा, आपके भविष्य को और आपके पीढ़ी को बर्बाद कर देगा, आने वाली पीढ़ी को। केवल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस नोट जारी करेंगे और उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो इसका कारण है कि या तो खुद विपक्ष में एक भय है, और जो वास्तविक है, ये पोलराइजेशन का इतना ज्यादा वो फैल चुका है प्रभाव कि विपक्ष को भी लगता है कि इन मुद्दों को अगर हम उठाएंगे और छेड़ेंगे तो और हमारी जो है राजनीतिक स्थिति कमजोर होगी या भाजपा की स्थिति मजबूत होगी। इसलिए आप देखिए जितने भी चुनाव में हुए हैं, कहीं सांप्रदायिकता के सवाल पे, नफरत के सवाल पे, सांप्रदायिक विभाजन के सवाल पे बहुत ही कम बोला गया या बोला जाता है, या तो चुप्पी साध ली जाती है या उसको जो है गोल मोल करके जवाब दे दिया जाता है। और इसलिए ये जो इनका जो बढ़ता जा रहा है, जो इनकी हिम्मत जो बढ़ती जा रही है, और इस तरह के लोगों को जो प्रोजेक्ट करने की इनकी जो ताकत, जो हिम्मत बढ़ रही है, उसका कारण ये है कि जो वास्तव में आप सिर्फ एक दो मुद्दे लेके जो है अडानी अडानी ये सब करेंगे, अडानी और तमाम, वो तो ठीक है, लेकिन आज भारत का समाज कहाँ खड़ा हुआ है? भारत के लोगों में विभाजन किस तरह से, सांप्रदायिक विभाजन हो गया है, किस तरह से जहर भर गया है लोगों के दिमाग में। ये कह देना बहुत आसान है, हर बार लोग बोल देते हैं कि जनता नहीं स्वीकार करेगी, जनता नहीं स्वीकार करेगी, मगर हम लोग जो रात दिन जो कोर्ट में बैठते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो जिस प्रकार दलितों के प्रति एक जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है, उसके अंदर एक जो घृणा की भावना, जो मैं कहता हूं कि रिजर्वेशन अवसरों की समानता से ज्यादा जरूरी इसलिए है कि जातियों का पूर्वाग्रह, जो जातिवादी जातिगत पूर्वाग्रह जो है दलितों के प्रति, अगर उच्च शिक्षित और योग्य भी अगर दलित कैंडिडेट होंगे, अगर रिजर्वेशन नहीं होगा तो अपर कास्ट के ज्यादातर अगर सेलेक्टर्स होंगे, चयनकर्ता होंगे, तो वो ऐसे लोगों को बनने नहीं देंगे, अच्छे पदों पे आने नहीं देंगे। रिजर्वेशन इसलिए भी जरूरी है, सिर्फ अवसरों की असमानता पर नहीं, पूर्वाग्रह। उसी प्रकार आज समाज में मुस्लिम समुदाय के प्रति भी घोर पूर्वाग्रह है, घोर घृणा है। कभी वो सार्वजनिक रूप से व्यक्त होती है, कभी वो सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं होती, लेकिन ये लगातार बढ़ रही है, ये घट नहीं रही है, ये इसका प्रसार हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। इसलिए काट नहीं है ऐसा मैं नहीं मानता कि काट नहीं है, हमारी एक लंबी परंपरा रही है सांप्रदायिक सद्भाव की, सांप्रदायिक एकता की। आप देखिए जावेद अख्तर ने अभी पाकिस्तान के खिलाफ भारत जीता, उन्होंने उसको बधाई दी विराट कोहली को और लिखा कि हमें आपके ऊपर गर्व है, लेकिन उसके बाद भी उनके खिलाफ कितना बड़ा सोशल उसमें मीडिया में अभियान चला कि तुम्हारे दिल में दर्द हो रहा होगा, तुमको कब से खुशी होने लगी। आखिर में वो आदमी जो एक सेकुलरिज्म का एक आइकॉन है, जो देशभक्ति का एक आइकॉन है, उसको कहना पड़ा कि तुम नीच पैदा हुए और नीच ही मरोगे। लेकिन मुस्लिम समुदाय को खुद कहना पड़े, ये बात कह के आगे आना पड़े, और जो भारी वास्ट मेजॉरिटी जो हिंदू समुदाय की है अलग अलग विपक्षी दलों में या संगठनों में, वो अगर उसको खुल के सामने आके डिफेंड ना करें या कंडेम ना करें इस तरह की बातों को,
तो इसको क्या माना जाए। इसलिए मेरा मानना यह है कि ये बराबर इसकी काट हो सकती है, लेकिन एक हिम्मत की और एक साहस की, और कुछ खो देना पड़े राजनीतिक रूप से, चुनावी रूप से, तो उस खो देने के खतरे को भी झेलने के लिए तैयार रह के हमको सड़कों पे सबको मिलके असल जो जो इंडिया गठबंधन का जो मैं समझता हूं जो कंसेप्ट जो होना चाहिए था या है, या जो जिसका असल जो उपयोग है या महत्व है, उपयोगिता है, वो इसी बात पे है कि सांप्रदायिक और फासीवादी विचारों को जो भाजपा जो प्रोजेक्ट कर रही है उसको खत्म करना। इकोनॉमिक पॉलिसीज अलग अलग हो सकती हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की अलग हो सकती है, अलग क्षेत्रीय दलों की अलग हो सकती, कांग्रेस की अलग हो सकती, लेकिन एक कॉमन इशू है कि सांप्रदायिकता और फासीवाद को परास्त करना। यही तो वो बॉन्डिंग फोर्स है जो सबको एकजुट कर सकती है, जो सबको एक मंच के नीचे ला, एक मंच पे लाके जो है भाजपा और आरएसएस की फासिस्ट उसको हरा सकती। लेकिन वो नहीं हो रहा असल में, उस मुद्दे पे एकजुट होकर कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा। ये हमारा बड़ा फेल्योर है जिसका फायदा बीजेपी उठा रही। जी, बहुत धन्यवाद अरुण जी। एक चीज और हम देखते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है, ये अपने मोहरों को बदलती रहती है, फेरती रहती है, ताश के पत्ते की तरह से फेरती रहती है। अब क्या ऐसा नहीं लग रहा, अब हम चलेंगे आराधना भार्गव जी के पास, कि योगी आदित्यनाथ का वो चोला और उनके सारे विचार अब कुछ पुराने पड़ गए हैं, अब कोई नया एक चेहरा चाहिए, नया एक आदमी चाहिए। और उसके लोग तलाश तो नहीं कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ को लोग त्रिपुरा ले गए, राजस्थान ले गए, मध्य प्रदेश ले गए, हर जगह आइकॉन बना करके उनको भुला लिया। अब उनकी हकीकत लोगों के सामने आ गई है। तो ये फ्रेश चेहरा के रूप में अभी खास करके अभी बिहार का चुनाव होने वाला है, और वो ऐसा इलाका आता है, और उसने जो अपने आप को आराध्य अपना घोषित किया है हनुमान को, तो हनुमान को भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब आप उसका देखिए, जिस तरीके से राम का वो आक्रामक मुद्रा में धनुष धनुष लिए हुए और क्रोध वाले राम को ये लोग प्रदर्शित करते थे, वैसे हनुमान भी है। अब हनुमान उनके यहाँ अपना सीना फाड़ के दिखाने वाले हनुमान नहीं है, उग्र और आक्रामक हनुमान को इन्होंने किया है, और हनुमान को बनवासी और आदिवासी और क्या क्या कह के प्रक्षेपित। तो ये पूरी की पूरी ब्रांडिंग ये लोग करते हैं, और जिस तरीके से ब्रांडिंग ये कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री का, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अभी जैसे बिहार में अब आपका अगला टारगेट उनका बिहार है, क्योंकि अपने बिहार में इनको पूर्ण अपनी सरकार बनानी है। तो और ये जो मोहन यादव है, मोहन यादव उस तरीके से रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, मंडल को उस तरीके से वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, जबरदस्ती उनको थोप दिया गया है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री के रूप में ये अपना ये नया ब्रांड लोग बना रहे हैं, बना लेंगे? आराधना जी अनम्यूट कीजिए। देखिए, सरकार को तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनके विचारों को आगे बढ़ा सके, और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं। बिहार चुनाव है, बिहार एकदम से जिस तरीके से साजिश रची इन्होंने, जिस तरीके की कूटनीति रची इन्होंने महाराष्ट्र में, उस तरीके का पूरा में दे रहा है। उन्होंने जिस तरीके के उम्मीदवार को किया है, और अभी वो स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसकी घोषणा चेहरा भी बताने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार जी के बेटे ने भी इस बात को कहा कि भाई आप पहले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करिए, पर इस तरीके का नहीं रहा है। तो जितना वो अपना छदम रूप है वो सब कुछ दिखाने का काम बिहार में करेंगे। पर यहाँ जो सवाल आ रहा है, शास्त्री का हॉस्पिटल वहां, तो वो बनाने के लिए उनकी कल्पना जो स्मृति के हिसाब से उसका प्रण और
देश ये जो मोहन यादव है, ये कारपोरेट द्वारा बनाई मुख्यमंत्री है और कारपोरेट के लिए ही काम करने का ये काम कर रहे हैं और सकते हैं प्रधानमंत्री जी उनका उपयोग करेंगे और दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंकेंगे, जिस तरीके की अभी शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने निकाल कर। प्रधानमंत्री जी बहुत डरपोक किस्म के हैं, कोई कॉम्पिटिटर नहीं चाहिए अपना। जरा भी किसी व्यक्ति के अंदर अगर ये गुण दिखा, शिवराज सिंह चौहान के अंदर उनको ये गुण दिखा और इसीलिए वो शिवराज सिंह चौहान से प्यार करने का कारण। और जो यादव जी हैं वो तो पूरी तरीके से कारपोरेट जगत के लिए पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा विज्ञापन आ रहा है कि दुनिया में कहीं स्वर्ग है और है इस भारत की धरती को विदेशों के हाथ में सौंपने का काम ये सरकार कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी से निपटने में हमने भी सौंपने, पर अब तो हम कानून बना रहे हैं, कानून बनाकर उनको स्थापित करने का काम कर रहे हैं। अभी देखिए आने वाली है तो महिंद्रा कहाँ जाने वाले हैं। तो ये जो लोग हैं ये पूरी तरीके से कारपोरेट के इशारों पर चल रहे हैं और इन्होंने धर्म एक माध्यम ले लिया और ताकि धर्म के जहर में डूबी रहे और कोई आवाज ना उठाए, ये उनका लक्ष्य है। जी जी आराधना जी, हम चलेंगे एक बार अपने वैभव त्रिपाठी जी के पास। ये वैभव जी, ऐसे सारे तत्व जो है वो सत्ता के ही संरक्षण में चलते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री का भी अगर हम उदाहरण देखते हैं तो इनको तो इंट्रोड्यूस किया था कांग्रेस के ही विधायक थे आलोक चतुर्वेदी और कमलनाथ जी उसमें मुख्यमंत्री थे। और उतना ही नहीं हुआ, उस समय तो ये लोग जो प्रमोट किए पिछले चुनाव में भी आपने देखा कि कमलनाथ जी इसके पहले इन्हीं को अपने यहाँ ले आकर के मार कथा वथा कहवा करके। तो यह जो नरम हिंदुत्व है, क्या ये उसका विकल्प ये लोग दे सकते हैं? और जो भी आदमी है जब वो सामने देखेगा कि हमको तो सत्ता का संरक्षण वहां से मिल रहा है, जब हमको आक्रामकता ये जनता पसंद करती है, तो ऐसे लोगों के साथ हम क्यों जाएं? लेकिन उसके बावजूद भी नरम हिंदुत्व के नाम पर जो विकल्प होना चाहिए, विकल्प तैयार करने की बात को आप ये कितना प्रासंगिक मानते हैं? और इनके हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन को और हिंदू राष्ट्र का नारा देने वाले को कि तुम हमें ये समर्थन तो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, ऐसे के विकल्प में आप क्या देखते हैं? इसका विकल्प बनाने के लिए क्या कांग्रेस या और भी जो अपोजिशन के लोग हैं ये कोई मुहिम करेंगे? देखिए, ऐसा है कि कथा कहलवाना और कोई धार्मिक आयोजन कराना कोई सबकी अपनी व्यक्तिगत बात है। लेकिन अभी श्रीवास्तव जी ने जो बात कही थी कि विपक्ष को एक तरीके से इन सभी बातों पे एकजुट होना है और ये जो सेकुलरिज्म है ये एक ऐसी बॉन्डिंग फोर्स है जो कि सभी को एक छत के नीचे ला सकता है। बिल्कुल सही बात। मुझे याद आता है किशन सिंह सुरजीत का वो बयान जब उन्होंने 2004 में ये कहा कि हमको अपने मतभेदों को छोड़ के मिड काउंटिंग अभी कुछ ही घंटों की हुई थी, उन्होंने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि देश सेकुलर रहे, लोकतंत्र बचा रहे, तो इन लोगों के खिलाफ हमको कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहिए। और हरकिशन सिंह सुरजीत जी के एक प्रयास से 10 साल कांग्रेस की सरकार रही जिसमें सभी दल थे और स्थिति ये है आज के समय में भी मुझे लगता है कि किसी कम्युनिस्ट नेता को इस बात की पहल करनी चाहिए। अब बात ये कर लेते हैं कि जब हम चुनाव में इन बातों की चर्चा करते हैं नहीं करते हैं, एकजुट होते हैं या नहीं होते हैं, दिल्ली का प्रमाण है आपके सामने। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष के जो क्षेत्रीय दल हैं
वो कहीं न कहीं कांग्रेस को ही कमजोर करने के प्रयास में लगे रहे। और ये बात जान लीजिए, कांग्रेस इंडिया गठबंधन की रीढ़ है, और अगर रीढ़ कमजोर हो गई तो चाहे आपकी भुजाओं में कितना ही बल हो, आप खड़े नहीं हो पाएंगे। इस बात को सोचना होगा। मैं इस बात के लिए उस समय की हरकिशन सिंह सुरजीत जी के उस विचार को नमन करता हूं, जो ये जानते थे कि कांग्रेस और लेफ्ट बड़ा इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत डिफरेंसेस हैं। बावजूद इसके उनका ये मानना था कि पहले लोकतंत्र रहना चाहिए, फिर हम अपने डिफरेंसेस को डिस्कस कर लेंगे। और यही रहा। 5 साल चली, लेफ्ट साथ थी। अगले 5 साल लेफ्ट करात साहब के कारण नहीं रही गठबंधन में, लेकिन बावजूद उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो आज भी हमको ये सोचने की आवश्यकता है कि अगर इंडिया के रीढ़ को कमजोर करेंगे तो कोई नहीं लड़ पाएगा। और यहाँ तो ये जो सत्ताधारी दल है, तानाशाह सरकार है, वो आने वाले समय में इतने क्षेत्रीय दल हैं, सबको ग्रैब करने की प्लानिंग में है। और उस समय मुझे लगता है कि 2 ही ऐसे लोग होंगे जो कि भाजपा के कब्जे में नहीं आएंगे और उनके पाले में नहीं खड़े होंगे। वो एक कांग्रेस पार्टी है, दूसरा लेफ्ट। बाकी सभी क्षेत्रीय दलों की अपनी व्यवस्था है, और बहुत सारे लोगों के चरित्र पीछे हमने देखे हैं। जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के परिणाम आए और जब तंत्र का दुरुपयोग हुआ, प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, तो यही विपक्ष के इंडिया गठबंधन के घटक हमको आलोचना